हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम मेरा कैसा गया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि मेरा भी आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम अभी पूरा हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है वह मेरे शिफ्ट में कैसा था, पेपर किस लेवल का था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा ईजी था, यह सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं सबसे पहले यह बात बता दूं कि जैसे कि मेरा कल एग्ज़ाम है, तो मैं आज शाम को अपने सेंटर के पास वाले रेलवे स्टेशन में पहुंच गया था और वहां पर वेटिंग हॉल में अपना पढ़ाई लिखाई और वहीं पर सो रहा था। मैं एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस था, इसलिए मैं एक दिन पहले चला गया था और आप सभी भी इसी तरह से एक दिन पहले चले जाएं, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। उसके बाद दोस्तों, मैं वहीं के वॉशरूम में फ़्रेश हुआ सुबह टाइम, और सुबह पहला शिफ्ट था मेरा, तो वहाँ फ्रेश होने के बाद मैं अपने सेंटर चला गया। वहाँ जाने के बाद कुछ नाश्ता किया, फिर सेंटर में गया, फिर शांति से अकेले में जाकर बैठा। फिर वहाँ पर आधा घंटा बैठने के बाद जैसे ही हुआ, जैसे कि मेरा एंट्री क्लोज होने वाला था 8:30 बजे, तो मैं 8 बजे एंट्री लिया। फिर वहाँ अंदर गया, फ्रेश हुआ। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद शांति से अपने जो भी थंब इम्प्रेशन वगैरह है वह करने के बाद मैं सेंटर के अंदर में अपने सीट में बैठा रहा। लगभग आधा घंटा बैठने के बाद मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ। एग्ज़ाम शुरू होने के पहले जितने भी इन्विजिलेटर थे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि आपको यह काम करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, थंब है, जो भी करना था वो करा लिए थे, जिससे हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। और सेंटर एक नंबर था और बहुत ही अच्छा था। अगर आप मेरा सेंटर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता चलेगा कि मैं कहाँ पर गया था। सभी प्रोसेस पूरा होने के बाद मैं अपने पेपर में देने के लिए आगे बढ़ा। तो सबसे पहले मुझे वहाँ पर अपना पासवर्ड डालना था। पासवर्ड मेरा डेट ऑफ बर्थ ही था, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड होता है। फिर उसके बाद दोस्तों, मैंने जैसे आगे बढ़ा फिर अपना क्वेश्चन आने लगा। तो सबसे पहले मेरे में आया था जीके जीएस का क्वेश्चन, जो बहुत ही हार्ड लेवल का था। उसके बाद आया था मैथ्स का क्वेश्चन, फिर आया था मैथ्स का क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन लगभग इजी थे। और उसके बाद आया था रीजनिंग का। जो रीजनिंग का क्वेश्चन था वो डायरेक्ट आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिल गया। तो मेरा दिमाग वहीं पर घूम गया कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया है, तो अब मैं बना पाऊँगा कि नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर दोस्तों, मैं अपना रणनीति बनाकर चला गया था कि हाँ, मुझे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को स्किप करना है, लास्ट में आधा घंटा में मुझे पूरा करना है। तो दोस्तों, मेरे एग्ज़ाम में आप लोगों को बताया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि मैथ्स का लेवल कैसे आया था। तो दोस्तों, मैथ्स का लेवल में आप जानेंगे कि इसमें परसेंटेज का क्वेश्चन आया था 2, और प्रॉफिट लॉस का 2 क्वेश्चन आया था, डिस्काउंट का 2 क्वेश्चन आया था, और उसका CISI का 3 क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन आया था, और अलजेब्रा का लगभग 1 क्वेश्चन आया था। एडवांस मैथ्स का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन थे और ये बहुत ईजी थे। उसके बाद आप दोस्तों को बता देता हूँ कि पाइप असिस्टेंट का क्वेश्चन भी आया था, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट थे, जिसमें 3/2, 2/4 ऐसा करके आप लोगों को खाली टंकी को भरना था, ऐसा करके दिया गया था। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आया था जो इजी था। और आप सभी को बता दूँ कि जितने भी लेवल था वो मॉडरेट था, और कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, जिसके वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन को आते हुए भी स्किप किया, क्योंकि कैलकुलेशन आने पर आप सभी को पता है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाता है, आपके पास टाइम मैनेज नहीं होता। तो मैंने अपने पहले राउंड में लगभग 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, और उसके बाद मैंने बाकी के क्वेश्चन को आधा घंटा बचा हुआ था, तो आधा घंटा में मैंने लगभग वहाँ पर 17 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए हैं। और कई भाई लोग पूछ रहे थे कि एडवांस में कौन कौन से पोर्शन से आया था। अलजेब्रा से आया था, नंबर सिस्टम से आया था, जिसमें कुछ नंबर दिए थे उसको विभाजित करना था किससे होगा, तो वह आसान है। जैसे कि आप लोगों को पता है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे, तो आप लोग जैसे 9 दिया था जो किससे विभाजित होता है, तो 9 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो इससे हम लोगों ने लगभग पूरा सिस्टम को तोड़ दिया और वहाँ पर अपने तरीके से सॉल्व कर लिया ट्रिक से। दोस्तों, आप लोग जान लिए होंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो ज़्यादा क्वेश्चन एडवांस मैथ से नहीं आया था, आपको हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिला था, जो बहुत ईजी था, जिसमें आप सरलता से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, और बाकी कुछ नहीं आया था, ईजी था। आप लोगों को जो भी घुमाया गया था अरिथमेटिक के क्वेश्चन में घुमाया गया था। अरिथमेटिक का जैसे क्वेश्चन दिया गया था कि आप लोगों को बताना था कि जैसे कि 2 घंटे में कुछ काम हो रहा है, तो वह 4 घंटे में करने के लिए आपको कितना समय का एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों। तो ओवरऑल देखेंगे मैथ्स का लेवल तो लगभग मॉडरेट था, पर कैलकुलेटिव था थोड़ा,
तो इससे आप सभी लोग लगभग ईजी से कम 25 से 27 क्वेश्चन कर सकते थे। आगे दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग का लेवल। तो दोस्तों रीजनिंग का लेवल बहुत ही इजी आया था, जिसमें आप सभी लोग लगभग 28 से 29 नंबर आराम से कर सकते थे। बस आप लोगों को जो सिटिंग अरेंजमेंट था वह भी वन लाइनर पूछा गया था कि एक बार पढ़ोगे तो वह बैठ जाएगा। लाइनर में भी वैसी है कि एक बार पढ़ोगे तो बैठ जाएगा। मंजिल वाला दिया था वो भी बैठ गया था, और दिन वाला दिया था कि शुक्रवार शनिवार रविवार ABC करके दिया गया था। जो इजी क्वेश्चन थे आप सभी लोगों से बन गया होगा। तो दोस्तों रीजनिंग में हम बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग में लगभग कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, उसके लाइनर से आया है, और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि डाइस से और कैलेंडर से क्वेश्चन आया ही नहीं है। जैसा कि अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है RRB, लगभग किसी भी शिफ्ट में डाइस से और कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों रीजनिंग का लेवल बहुत ही ईजी था, जिसमें आप आराम से 30 में से 30 कर सकते थे। जिसको नहीं आ रहा है वह अभी 29 करके ही आया है। तो दोस्तों रीजनिंग को हम इजी मानकर चलते हैं। तो दोस्तों रीजनिंग का लेवल बहुत इजी आ रहा था और इजी ही आएगा आगे। अगर आप CBT 1 क्लियर हो गए हैं ऐसे सोच रहे हैं तो आप CBT 2 के लिए रीजनिंग को आप हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि GK GS का लेवल कैसा पूछा गया था। तो GK GS के क्वेश्चन में आप लोगों को पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी से, करेंट अफेयर्स से, और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो करेंट्स में अभी अभी हुए हैं। ज़्यादातर करंट अफेयर आप लोगों को 2025 का ही देखने को मिला है, जो बहुत इजी थे। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफ़िकल्ट दे दिए थे कि आप डायरेक्ट आपको आंकड़ा बताना था। जैसे कि इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन दे दिया गया था जो बहुत ही घुमा रहा था कि आप लोगों को डायरेक्ट बताना था। इस बार में मेरे क्वेश्चन में दे दिया गया था कि रक्षा बजट कितना % बढ़ा है पिछले से। तो दोस्तों यह डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को जियोग्राफी की इजी क्वेश्चन दिया गया था। पॉलिटी से आपको संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन था। हिस्ट्री से आप लोगों को मुगल से और गुप्त से दिया गया था क्वेश्चन। लगभग सभी क्वेश्चन इजी थे, और लगभग आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड पूछे गए थे जो किसी से नहीं बन रहा था। तो आप यह मत सोचिए कि मेरे से नहीं बना तो पेपर में बाहर हो जाऊंगा और कुछ हो जाऊंगा। आपसे नहीं बना है तो किसी से नहीं बना है, यह आप मान कर चलिए। तो लगभग हम देखेंगे GK का लेवल तो वह हार्ड ही था। कितने लोग बोल रहे हैं कि हार्ड नहीं था, पर वह हार्ड ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आपने GK GS में तुक्का नहीं लगा है तो आपका लगभग CBT 1 क्वालिफाई हो गया होगा। आप लगभग 60 से 70 नंबर के बीच आ रहे हैं तो आप CBT 1 क्वालिफाई हैं। अगर आपने तुक्का लगाया है तो यह सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि GK GS के क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुक्का ज़्यादा लगाते हैं। अब अगर तुक्का नहीं लगाते हैं तो आप CBT 1 पार हैं। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएट वालों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि अंडर ग्रेजुएट वालों का अभी पेपर अभी नहीं हुआ है। तो अंडर ग्रेजुएट वाले क्या कर सकते हैं अभी जिससे उनका स्कोर इम्प्रूव होगा। तो आप सभी लोग लगभग साइंस के क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन लगभग करके ही जाए अच्छे से। और उसके साथ ही साथ दोस्तों आप GK GS का क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर पैटर्न कर सकते हैं, क्योंकि GK GS लगभग प्रीवियस पूछा गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करते रहिए सभी विषय में। फिजिक्स में, जियोग्राफी में आप लगभग GK का पूरा प्रीवियस ईयर देखिए। उसके साथ ही साथ आप आने वाले 6 महीने का, पीछे 6 महीने का आप लगभग जितना हो सके उतना करंट अफेयर पढ़िए, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन मत छूटे। और जो भी पढ़िए GK GS में डीपली पढ़िए, क्योंकि ऊपर से कुछ नहीं पूछा जा रहा है, वन लाइनर कुछ नहीं है, सब कुछ डीपली पूछा गया है। तो आप दोस्तों ऐसा मत समझिए कि वन लाइनर पढ़ कर जा रहे हैं तो पूछ लेंगे ये कहाँ है वो कहाँ है, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं, वो डीपली पूछ रहे हैं। तो आप उसी तरह से तैयारी कीजिए। अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए अगर मैथ्स का बात करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर का ही बुक को उठाकर लगा लीजिए, जिससे आप लोग का उसी में से पैटर्न पूछ रहा है तो आप आराम से बना लेंगे। और साथ ही साथ रीजनिंग के लिए आप हफ्ते में 2 बार ऐसा प्रैक्टिस कीजिए 50-50 क्वेश्चन का सेट, जिससे आप लोगों का स्पीड बने, क्योंकि रीजनिंग में लगभग स्पीड का खेला रहता है कि आप लोग स्पीड से कर पाते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। और मैथ्स में भी स्पीड से कीजिए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए, जितना भी कैलकुलेटिव चीज़ें हैं उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, जिससे आप लोगों का स्पीड बनेगा और आप लोग लगभग मैथ्स में 30 में से 25 या 28 नंबर करके आएंगे अगर आप लोगों का स्पीड अच्छा रहता है। तो रीजनिंग में लगभग सभी का हो जाएगा। और GK GS में आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से ऊंचे लेवल के क्वेश्चन कीजिए, लो लेवल क्वेश्चन पर डिपेंड मत रहिए। थैंक यू दोस्तों।